हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस एंड प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोकोकल इंसेफ्लाइटिस। ठीक है। तो सबसे पहले हम यदि ट्रायड की बात करें जो मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है वो क्या है? फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी। ठीक है। तो देखिए, फीवर तो नॉर्मल ही है, टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है। हेडेक क्यों होता है? हेडेक इसलिए होता है क्योंकि उस वहाँ जो है ना कि आपका जो है ड्यूरामीटर जो है वो पेन सेंसिटिव एरिया है। तो उसमें स्ट्रेचिंग हो जाने के कारण क्या है कि वो जो है स्ट्रक्चर जो है वो हेडेक कराता है। ठीक है। और तीसरा है नकल रिजिडिटी। ठीक है। तो नकल रिजिडिटी का मतलब यह है कि स्टिफनेस इन द नेक। ठीक है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो पस कॉजिंग मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मेनिंजेस में इरिटेशन होने के कारण क्या होता है? नकल रिजिडिटी देखने को मिलता है। तो तीन जो ट्रायड्स हैं वो कौन कौन से हैं? फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी। ठीक है। तो यदि हम लोग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का यदि हम डेफिनेशन लिखें तो क्या है कि वो जो जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, वो जो ब्रेन है का जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कि है मेनिंजाइटिस, उसमें क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण। क्यों इन्फ्लामेशन? इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ब्रेन ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। तो वो क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस का सिंपल सा मतलब है ना कि मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन। ठीक है। और यदि हम उसके एटियोलॉजी पे आए तो यदि हम न्यूनेटल मेनिंजाइटिस की बात करें और उसका एटियोलॉजी देखें तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है न्यूनेटल मेनिंजाइटिस का वो क्या है? तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टी और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है। और ये तो हमने ऑन द ग्लोब बात कर लिया, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में क्या है वो बात कर लिया। पर मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया क्या है? वो है ई कोलाई एंड क्लेप्सिला। और रेयर कॉज क्या है? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। ठीक है। हम लोग एक एक करके सारे सबके बारे में बात करेंगे कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस कब होते हैं। ठीक है। और इंडिया में ही इकोलाई क्लेप्सिला क्यों होता है, ये सब कुछ। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज आपको एकदम गांठ बांध लेना है कि जब भी मेनिंजाइटिस है ना होगा ना तो आपको एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी देना है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। ठीक है। तो न्यूनेट्स में अलग होगा, इन्फेंट्स में अलग होगा। ठीक है। और एडल्ट्स जो कि 55+ हैं उनके लिए अलग होगा। और जो जिनका इम्यूनिटी जो है लो है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है ना, उनमें मेडिसिन जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। तो यदि हम लोग इसमें देखें तो न्यूनेट्स हो गया, फिर आपका एडल्ट्स जो कि मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज और एल्कोहलिक हों एज ग्रुप में वाले, तो ये सब जो हैं, या फिर बात करें कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो हैं, उन सब में आपको एम्पिसिलिन देना है। ठीक है। मात्र एक केस है जिसमें आपको एम्पिसिलिन नहीं देना है। ठीक है। तो एम्पिसिलिन इसलिए देना है क्योंकि एम्पिसिलिन जो होता है ना वो जो है रेजिस्टेंस यदि किसी का है सिफोटैक्सिन के प्रति, ठीक है, या फिर थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरन के प्रति किसी का रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को मतलब उससे अपर कास्ट मतलब अपर उसके जो है मतलब दवाई दें उसके के लिए, तो वो है एम्फिसलिन। ठीक है। और सेफोटैक्सिन वगैरह तो देते ही है, वो तो नॉर्मल है, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। ठीक है। तो इसमें ये भी देखना है कि जो ई कोलाई वगैरह है, जैसे एक सेकंड, हाँ, जो ई कोलाई वगैरह है ना वो जो है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के लिए सेंसिटिव होता है। मगर क्या होता है कि बहुत नॉर्मली यूज होता है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो कि है सिफोटैक्सिन। इस कारण क्या होता है कि रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है। तो उस केस में हम लोग को एम्फिसिलिन देना पड़ता है। देखिए, क्योंकि
देखिए, पहला चीज तो ये कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में अंतर ये है कि जो थर्ड जनरेशन है ना, वो ज्यादा अच्छा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अपना इफेक्ट दिखाता है। जो यदि हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि हम लोग इसमें फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें जो है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने का जो कैपेसिटी है बहुत लो होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को थर्ड जनरेशन देना पड़ेगा। और यदि उससे भी काम ना बने, यदि उसके लिए भी हमारा बॉडी रेजिस्ट हो गया है, तो हम लोग को एम्फिसिलिन देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि एम्फिसिलिन उस केस में भी देना पड़ेगा जिस टाइम लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस होगा, ठीक है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस जो है ओनली सेंसिटिव है, मतलब आपका एम्फिसिलिन के लिए सेंसिटिव है, बाकी सबके लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। इसलिए भी हम लोग को एम्फिसिलिन देना पड़ेगा। तो यदि हम लोग कॉमन कॉजेटिव एजेंट की बात करें, तो यदि हम डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो नियोनेट्स में जो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, ई कोलाई है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस हैं, ये सब जो है कॉमन बैक्टीरिया हैं जो कॉज कर रहे हैं नियोनेट्स में इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मतलब। और चिल्ड्रन में जो कि 2 मंथ से 18 साल के बीच में है, तो उनमें निजेरिया मेनिंजाइटिस कॉज कर रहे हैं, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी काउज करेंगे, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा काउज करेंगे। अब हम लोग एक चीज और ध्यान रखना है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ना, उसका वैक्सीन आ गया है, तो उसका जो रेट है ना, उसके पर उससे जो इन्फेक्टेड रेट है वो बहुत लो होता है, ठीक है। और एडल्ट में जो है निजेरिया मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉज करते हैं मोस्टली। और जो एल्डरली पेशेंट हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बेसिलाई या फिर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस जो है कॉज करते हैं, पॉजिटिव एजेंट होते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है। फिर दूसरा चीज ये कि जैसे यहाँ पर था ना कि आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे वैंकोमाइसिन दिया गया है, ठीक है। वैंकोमाइसिन किस केस में दिया जाता है, वैंकोमाइसिन किस लिए ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, वो इसलिए न्यूमोकोकाई के रेजिस्टेंस यदि है, तो उस चीज के लिए हम लोग को वैंकोमाइसिन देना पड़ता है। वैंकोमाइसिन का काम किस पे है, तो वो है न्यूमोकोकाई पे काम करता है। यदि हम मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन की बात करें, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूमोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है चिल्ड्रन में मेनिंजाइटिस का। और एडल्ट में जो है लीडिंग कॉज होता है एडल्ट में, वो है न्यूमोकोकस और निजेरिया मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। और निजेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है ना, वो विंटर मंथ में मोस्टली होता है, और ऐसे एरिया में होगा जहाँ क्राउडिंग होता है, जैसे कि हॉस्टल, स्लम, प्रिजन, नेजल ड्रॉपलेट और प्रिजन के। और ये जो है स्प्रेड होता है, नेजल ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। और देखिए, मेनिंजाइटिस जो होता है दो तरह से स्प्रेड होता है, मतलब कॉज होता करता है। एक तो मेनिंजाइटिस कर लिया, ठीक है। और दूसरा ये कि यदि ये ब्लड वाले चैनल में यदि घुस के तो वो सेप्सिस करेगा, और उससे क्या होगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होगा, और उससे पेटेकिया फॉर्मेशन होगा। और पेटेकिया फॉर्मेशन होने के कारण क्या होगा कि एड्रिनल हेमरेज होगा, और वो एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल हेमरेज होने के कारण क्या होगा कि वो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो उससे लोअर बीपी जो होता है वो लो हो जाएगा, और शुगर लेवल भी लो हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एडिसोनियन क्राइसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि हम लोग आगे बात करें कि कीमोप्रोफाइलेक्सिस, मतलब कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब समझते ही होंगे कि हम लोग को हुआ नहीं है, मगर हम लोग को उससे बचाव करने के लिए हम लोग को जो दिया जाता है वो क्या है, प्रोफाइलेक्सिस होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस यूज करते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में, तो यदि हम लोग हेल्थ वर्कर हैं, हमारे पास आ गया मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का केस, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हमें भी स्प्रेड हो जाए, हमें भी, हम तक भी वो पहुंच जाए, हम भी कंटामिनेटेड हो जाए उस चीज से। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग को सेफ ट्रैक्सोन का इंजेक्शन लेना चाहिए हम लोग को, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि यदि कोई फैमिली मेंबर उसको मतलब देखभाल करना चाह रहा है उस पेशेंट का, ठीक है,
तो उस केस में हम लोग को उसको जो है ओरल जो होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन देना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उससे भी फैल जाए और वो मतलब अगला बार वो बीमार होकर आए हमारे पास। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा केस ये है कि यदि कोई न्यूक्लियर फैमिली है ना, तो जो न्यूक्लियर फैमिली है तो उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि लेडी जो है प्रेग्नेंट है, और जो हस्बैंड है वो जो है उसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको तो वहाँ पर रहना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में उसको उसके टेक केयर के लिए। तो उस केस में जो प्रेगनेंसी का केस है, इस कारण हम लोग को सेफ ट्रैक्सोन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि इसमें सेफ ट्रैक्सोन का इंजेक्शन क्यों देना पड़ रहा है? इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होता है ना, वो जो होता है वो होता है आपका टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाने के कारण क्या है, हम लोग को सेफ ट्रैक्सोन का इंजेक्शन देना चाहिए उस केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि मेनिंजाइटिस कैसे होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है ब्लड स्ट्रीम से एंटर करता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, कोई वो इन्फ्लेमेशन कराता है मेनिंजेस का, इन्वेट करता है मेनिंजेस को, उसका उसका इन्फ्लेमेशन कराता है, और उसके कारण उससे वो फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को परमिए क्रॉस करते हुए इंक्रीज कर देता है परमिबिलिटी, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, और उससे फिर सेरिब्रल एडिमा कराता है, ठीक है। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रेज करा देता है। तो ये है हमारा पैथोफिजियोलॉजी, कि बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया, उससे वो इन्वेट किया मेनिंजेस को, और उससे इन्फ्लेमेशन कराया मेनिंजेस का, उसके बाद परमेबिलिटी जो है ब्लड ब्रेन बैरियर का वो बढ़ा देता है, उसके कारण क्या होगा, सेरिब्रल एडिमा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है रेज्ड मिलेगा, ठीक है। अगला जो देखिए क्लिनिकल फीचर्स, जो ट्रायड तो बात की थी कि ये 3 फीचर्स मिलेगा तो हम लोग मान लेंगे कि मेनिंजाइटिस है, पर उसके अलावा जो क्लिनिकल फीचर्स जो देखने को मिलता है वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं जनरल हम लोग को फीवर, हेडेक और वोमिटिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए हेडेक और वोमिटिंग कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नर्व मतलब न्यूरॉन पे ना अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन पे अफेक्ट कर रहा है, समझ रहे ना आप। तो मतलब वहां पर हम ही तो वोमिटिंग सेंटर होता है, इस कारण वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा। और मेनिंजोकोकल मेनिंजे इरिटेशन में नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, कर्निंग और ब्रूडिंग्स के साइन देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल में यदि बात करें, न्यूरोलॉजिकल साइन में तो अल्टर्ड सेंसोरियम और सीजर देखने को मिलेगा। जबकि इन्फेंट में बल्जिंग फ्रंटेल और पुअर फीडिंग लेथार्जी और हाई पिच्ड क्राई देखने को मिलेगा। और यदि हम इसका डायग्नोसिस करें तो उसमें लंबर पंचर करके उसका सीएसएफ का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसमें अपीयरेंस यदि न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा, ग्लूकोज कमा हुआ रहेगा, ठीक है। ब्लड कल्चर करेंगे तो उससे भी पता चलेगा, ठीक है। फिर ग्राम स्टेन वगैरह करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है इस चीज़ के लिए, कि ग्राम निगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, फिर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है कि न्यूमोकोकाई है। तो इस सब चीज़ों के लिए हमको ग्राम स्टेनिंग और कल्चर करना पड़ेगा। और हमने बात कर लिया कि ट्रीटमेंट क्या है, कि ट्रीटमेंट एक चीज़ है, यानी कि जो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक है ना, वो एज सुन एज पॉसिबल हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। रुकना नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स है कि हम दे दिए हैं, हमारे पास पेशेंट है, हमें पता चला है, मगर हमें ये नहीं पता है कि वो किस बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्टेड है, तो इसलिए हम लोग को एंटीबायोटिक उसी टाइम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस होता है वो कॉज होता है इंटेरो वायरस के कारण, और ग्लोबल कॉज यदि बात करें तो वो HSV1 इंसेफेलाइटिस के कारण होता है, ठीक है। और वो जो है टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, उसमें इन्फेक्शन कराता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैपनीज बी इंसेफेलाइटिस होता है, और वो क्यूलिक्स मॉस्किटो के कारण होता है, ठीक है। और निपा वायरस जो होता है, निपा वायरस कॉन्टामिनेशन होता है, वो मोस्ट होता है कि इसमें केरला वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है निपा वायरस। और वो उसमें क्या होता है कि कोई जैसे ये बैक्टीरिया है ना, वो फ्रूट वाइट वगैरह उस फ्रूट को इन्फेक्ट कर दिया, और उस फ्रूट को कोई आदमी या मेल हो या फीमेल हो या कोई बच्चा हो खा लेगा, तो उसके उसमें भी निपा वायरस
पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसका मोटिलिटी रेट जो होता है ना, कोरोना से भी ज़्यादा है, 40 to 70% है। HSV1 इंसेफेलाइटिस में, HSV1 इंसेफेलाइटिस में जो है CSF यदि देखेंगे तो वो क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें जो CSF फाइंडिंग जो देखने को मिलेगा वो क्या है, तो वो ब्लडी CSF फाइंडिंग देखने को मिलेगा। और यदि हम बात करें कि ब्लडी CSF फाइंडिंग जो है वो कौन कौन से केस में देखने को मिलेगा, तो ट्रोमेटिक लंबर पंचर हुआ तब भी हमें ब्लडी CSF देखने को मिलेगा। सब एरेक्नोइड हेमरेज में भी ब्लडी CSF देखने को मिलेगा। फिर HSV इंसेफ्लाइटिस में भी ब्लडी CSF देखने को मिलेगा। टेम्पोरल लोब इन्फ्लेमेशन में भी ब्लडी CSF देखने को मिलेगा। और यदि हम इसका HSV1 इंसेफेलाइटिस में ना EEG करेंगे ना, तो उसमें हम लोग को प्लेट देखने को मिलेगा, पीरियोडिक लेटरलाइज्ड एपिलेप्टिकल फॉर्म डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और एम्पेरिकल थेरेपी एसाइक्लोविर है, मतलब हमें जैसे ही पता चला कि हमारे पास मतलब इंसेफ्लाइटिस का पेशेंट आया हुआ है, ठीक है, तो हमें एसाइक्लोविर स्टार्ट कर देना है। नहीं तो क्या होगा ना कि यदि हमने ही देर कर दिया तो उससे क्या होगा कि उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए ध्यान रखना है, मेमोरी लॉस हो जाएगा, उस भूलने लगेगा बहुत कुछ को। और अल्टर्ड सेंसोरियम वगैरह भी रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करेगा, फैमिली मेम्बर को नहीं देखेगा कि कौन है नहीं है, और एब्यूजिव लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मतलब अल्टर्ड सेंसोरियम देखने को मिलेगा इसके। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो है PCR। और यदि हम फंगल मेनिंजाइटिस की बात करें तो लीडिंग कॉज है क्रिप्टोकोकस। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सब कहते हैं कि इंडियन इंक स्टेन है, मगर जबकि नहीं है। वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो है एलाइजा है, CSF एलाइजा फॉर क्रिप्टोकोकल एंटीजेंस है। और लेटरल फ्लो एसे, और ट्रीटमेंट क्या है, लाइपोसोमल एम्फोटेंसिन बी और 5 फ्लूकोटास फ्लूकोनाजोल वगैरह भी देते हैं, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट फंगल मेनिंजाइटिस का ही है, ठीक है।